नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज के दिन का गणित से गहरा रिश्ता है। आज ही के दिन 1887 में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पैदा हुए थे और आज 2020 में उन्हीं की जयंती पर देश जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव का गणित लगा रहा है। आज आपको यह समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। इन नतीजों का एक संदेश यह है कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान के लाख षड्यंत्रों के बावजूद कश्मीर में लोकतंत्र की जय जयकार हुई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हुई है। यह पाकिस्तान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके अलावा नोट करने वाली बात यह भी है कि कश्मीर घाटी में जहां बीजेपी के हाथ हमेशा खाली रहते थे, वहां भी कमल की एंट्री हो गई। बीजेपी के वोट ज्यादा हैं, लेकिन सीटें कम हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र जिंदाबाद वाली फीलिंग है, उसका हम विश्लेषण करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के 100 साल आज पूरे हो गए। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया की संज्ञा दी। उन्होंने रिसर्च, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सेकुलरिज्म से लेकर एएमयू की सांस्कृतिक शक्ति तक की बात की। आज 34 मिनट में दिए गए पीएम मोदी के मिनी इंडिया संदेश के मायने संक्षेप में हम आपको बताएंगे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारी अब 1 महीने से भी कम वक्त की है, लेकिन ट्रंप ने जाते जाते एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पक्की दोस्ती की अवार्ड वाली निशानी दे दी। पीएम मोदी को अमेरिका का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान दिया गया है। इसने पीएम मोदी के ग्लोबल साख और प्रभाव को किस तरह बढ़ाया है और कूटनीति की नजर से यह कितना महत्वपूर्ण है, इसे भी आज आप विस्तार से देख पाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की आंखों में चुभने वाले बलूचिस्तान आंदोलन की प्रमुख नेता करीमा बलोच की रहस्यमय मौत का भी आज हम विश्लेषण करेंगे। ऐसी आशंका है कि कनाडा में करीमा बलोच ठीक उसी तरह मार दी गई जिस तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पहले लोगों को गायब करती है और फिर उनकी लाश मिलती है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस किलिंग पर एकदम शांत है। तो सबसे पहले बात डीडीसी चुनाव के नतीजों की। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से पॉलिटिक्स पटरी पर आ गई है। जिला विकास परिषद के चुनाव का विश्लेषण आज जरूरी है, क्योंकि यह कश्मीर में आगे की राह दिखाने वाला चुनाव है। सबसे पहले इस चुनाव के नतीजों की बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बात यह है कि जम्मू डिवीजन में बीजेपी का सियासी दबदबा कायम है। 10 में से 6 जिलों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। दूसरी बात यह कि कश्मीर घाटी में 6 पार्टियों के गुपकार गठबंधन का दबदबा है। 10 में से 9 जिलों में गुपकार गठबंधन को बढ़त है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पहली बार कोई सीट जीतने में कामयाबी पाई है। घाटी में इस बार उसके 3 कैंडिडेट जीत गए। चौथी बात यह कि घाटी में बड़ी संख्या में निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। बीजेपी का दावा है कि ये निर्दलीय उसके साथ है। लेकिन सीटों के आंकड़ों के बीच बड़ा संदेश यह है कि कश्मीर को अलगाव और आतंक का एजेंडा नहीं, कश्मीर को विकास का एजेंडा चाहिए। कश्मीर 370 से आगे बढ़ चुका है और अब राजनीति को भी इसी के साथ चलना होगा। वहां की पुरानी राजनीति को और पाकिस्तान को नए कश्मीर ने बड़ा सबक दिया है। कश्मीर आबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। अलगाव नहीं, कश्मीर में बदलाव। बदलते कश्मीर का संदेश देने वाले चुनाव। कश्मीर की ये रौनक देखिए, ये ढोल नगाड़े सुनिए। किसकी जीत किसकी हार, ये बात की बात है। पहले ये जोश देखिए, इसमें लोकतंत्र जिंदाबाद है, इसमें कश्मीर आबाद है। करीब 1.5 साल बाद कश्मीर ऐसे खिला है, वहां ऐसा उत्साह दिखा है। ये बदलते कश्मीर को समझने वाले चुनाव हैं। बड़ी बात यही है कि यहाँ 370 के बाद राजनीतिक प्रक्रिया की जीत हुई है। चुनाव में हिंसा नहीं हुई, किसी ने बायकॉट नहीं किया, लोग किसी के डराने पर डरे नहीं, अलगाव और आतंक को जवाब दिया। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 51% वोट पड़े। हर पार्टी ने कैंडिडेट उतारे, पूरे दमखम से प्रचार किया और अब नतीजों का जनादेश स्वीकार किया। जनता ने आगे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और जनता ने टेररिज्म को ना कही, टूरिज्म को हां कही है। बम वालों के साथ नहीं गए, बंगले वालों के साथ नहीं गए, बंकर बनाने वाले मोदी जी के साथ आए हैं। अंधकार में डुबाने वाले कश्मीर वालों के साथ नहीं गए,
उजाला गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाले मोदी जी की सोच के साथ गए हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर। ये उस कश्मीर का बड़ा बदलाव है जहां अलगाव और आतंक की बरसों से बुरी नजर है, लेकिन कश्मीर को 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले ने बदला और अब 370 के बाद पहले चुनाव से कश्मीर ने बड़ा संदेश दिया है। जिला परिषद के सफल चुनाव से साफ है कि कश्मीर को अब खून खराबा नहीं, विकास चाहिए। कश्मीर में लोकतंत्र की जीत इन तस्वीरों से भी समझिए। जिस घाटी में बीजेपी का नाम लेना खतरे से खाली नहीं था, वहां पर बीजेपी ने इतिहास में पहली बार खाता खोला। इंजीनियर एजाज बीजेपी के पहले ऐसे कैंडिडेट बने जिन्होंने श्रीनगर में जीत हासिल की। देखिए, जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है। कश्मीर घाटी में बीजेपी को दूसरी सीट बांदीपोरा में मिली, जहां उसके कैंडिडेट एजाज अहमद खान जीते। पुलवामा के काकपुरा से बीजेपी कैंडिडेट मुन्ना लतीफ जीते। घाटी में बीजेपी को सीटें तो कम मिली, लेकिन उसकी बड़ी कामयाबी यही है कि उसने घाटी में भी जगह बनाकर सबको हैरान कर दिया। कश्मीर में लोकतंत्र की बड़ी जीत ये भी है कि जो पार्टियां कश्मीर में 370 की वापसी तक चुनाव नहीं लड़ने की बातें कर रही थी, उन्हें डीडीसी चुनाव में न सिर्फ उतरना पड़ा, बल्कि बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन करके लड़ना पड़ा। कश्मीर की 6 पार्टियों ने गुपकार गठबंधन बनाया और पूरा जोर लगाकर घाटी में अपनी सियासी जमीन को बचाया। आज अब बीजेपी जो बड़े सीना ताड़ के अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे कि जी जम्मू में आप देख लीजिए हम क्लीन स्वीप करेंगे, आज 50-60 के ऊपर बेचारे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आई थिंक दे शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट देयर डिफीट और उनको इस बात का भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, अपने टीम से भी, अपनी पार्टी से भी, कि अब बहुत हो गया झूठ। बीजेपी और निर्दलियों से कड़ी टक्कर के बीच गुपकार गठबंधन की पार्टियां कश्मीर का गढ़ बचाने में काफी हद तक कामयाब रही। उनके लिए संदेश यही है कि वो बदलते कश्मीर के मिजाज को समझे, क्योंकि कश्मीर 370 के बाद अब नए दौर के लिए काफी आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने लगी है और आने वाले समय में दूसरे चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे और माना जा रहा है कि इन चुनावों के सफल आयोजन के बाद वो चुनाव भी कश्मीर में और खासतौर से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आगे बढ़ सकते हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। तो जीत हार से अलग डीडीसी चुनाव होना ही अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र मजबूत करने की पहल हुई। इसमें 28 साल बाद कश्मीर में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो इसी में हर जिले के लिए जिला विकास परिषद बनाने और इसके चुनाव करवाने का फैसला हुआ। हर जिला विकास परिषद से 14 सदस्य चुने गए, जो उस जिले में विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। डीडीसी चुनाव के पीछे एक सोच यह भी है कि जो लोग इस चुनाव में चुने गए वो कश्मीर में आगे की राजनीति करेंगे, यानी कि इससे नेताओं की नई खेप तैयार होगी। डीडीसी चुनाव के नतीजों का अपने अपने नजरिए से मतलब निकाला जा रहा है। गुपकार गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि लोग अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए घाटी में उन्हें बढ़त मिली है और जम्मू में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। हमने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से बात की है। रिजल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज़ को हमें कबूल करना होगा और लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज में बीजेपी को ये पैगाम भेजा है कि 5 अगस्त 2019 उनको कबूल नहीं है। बीजेपी आज तीसरे नंबर पे है, पीपल्स अलायंस के बाद इंडिपेंडेंट्स और इंडिपेंडेंट्स के बाद बीजेपी। अगर वाकई लोग जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया
जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं। पिछले साल जब हम बंद थे तो EU के ये MPs आए, उन्होंने दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए आप लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। और अगर वाकई बीजेपी जमहूरियत में यकीन रखती है तो उनको ये कबूल करना होगा कि 5 अगस्त का फैसला जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को कबूल नहीं है। बीजेपी के जो यहाँ के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इनमें से कुछ, उन्होंने नंबर भी दिया कि लगभग 20 ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको उनका समर्थन है। मेरा बीजेपी तो किसी को भी खरीद ले, अगर इनका समर्थन तो टिकट क्यों नहीं, वो किस चीज से डर रहे थे? अगर वो इतना ही मतलब अगर वो बीजेपी का समर्थन लेने के लिए तैयार थे तो बीजेपी का टिकट क्यों नहीं लिया और उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये हमारे हैं? इलेक्शन के बाद अगर आप इनको डरा धमका के लालच दे के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो यार, वो तो आसानी से करोगे। आप उनकी सिक्योरिटी छीन के कहोगे कि हम आपको सिक्योरिटी तब वापस लौटाएंगे जब आप हमारे साथ चलोगे। ये भी हुआ ना, यहाँ लोगों की सिक्योरिटियां ली गई, यहाँ लोगों पे छापे डाले गए, तरह तरह के मतलब कोशिशें की गई यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए। अगर डरा धमका के इन 20 में से कुछ आध को बीजेपी की तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बात कि अब लोगों का ये सवाल भी होगा कि अलायंस का आगे फ्यूचर क्या होगा। अब इलेक्शन हो गए, ये वाले इलेक्शन हो गए, तो आगे किस तरीके से? हमारा अलायंस कभी इख्तिदार के लिए नहीं बना था। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हम चाहते तो सड़क पे उतर के अपना ताकत का मुजाहरा करते, लेकिन वो कभी हमारा इरादा नहीं था। हमने कहा कि अगर हमें दिखाना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम इलेक्शन में उतर के दिखाएंगे कि वाकई लोग हमारे साथ हैं या नहीं है, जो हमने कर दिया। अब हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी कानूनन और जमहूरी तरीके से। विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन यह बात साफ है कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। फिर चाहे बिहार विधानसभा चुनाव या राजस्थान के पंचायत चुनाव, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हो या गोवा के जिला पंचायत चुनाव या फिर असम के लोकल चुनाव, हाल के दिनों में बीजेपी को हर जगह पर बड़ी जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां थी। खासतौर पर घाटी में उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, फिर भी वो प्रचार में पीछे नहीं हटे। वैसे ही पूरी ताकत लगाई जैसी ताकत वो दूसरे चुनाव में लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिस कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, जहां बीजेपी ने कभी सीट नहीं जीती थी, वहां पर अब बीजेपी के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां पर अब बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। ये गुपकार अलायंस की उन पार्टियों पर सबसे बड़ी चोट है जिन्होंने बरसों कश्मीर घाटी में राज किया और जिन्होंने पूरा चुनाव बीजेपी के विरोध में एक होकर लड़ा। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। बीजेपी ने घाटी में कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीता, कभी वहां लोकसभा चुनाव नहीं जीता, लेकिन पहली बार जिला परिषद के चुनाव में कमल खिला दिया। घाटी में भले ही सीटें कमाई हों, लेकिन बड़ी संख्या में उसके समर्थन वाले निर्दलीय जीते। ये करवट लेती राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है। पुरानी पॉलिटिक्स से कश्मीर बाहर आने को बेचैन है। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है, एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, एक नया अध्याय है कश्मीर घाटी का। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर घाटी में जीत रहे हैं, मुझे विश्वास है और आशा है कि 30 से 40 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जो गुपकार अलायंस, गुपकार गठबंधन के खिलाफ लड़े और वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। वो जो जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनके साथ भी हम
अपनी वार्ता बातचीत शुरू करेंगे। घाटी में बीजेपी ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया था। विकास के एजेंडे से बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने उस गुपकार अलायंस को कड़ी टक्कर दी जो कश्मीर को 370 के नाम पर भड़काने में लगा था और जिसके नेता ये कह रहे थे कि 370 बहाल होने तक कश्मीर में तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसी सोच वाले नेताओं और गुपकार अलायंस को डीडीसी चुनाव के कैंपेन में ही करारा जवाब मिल गया था। घाटी में तिरंगा भी दिख रहा था और बीजेपी का झंडा भी दिख रहा था। श्रीनगर की डल झील में बीजेपी की शिकारा रैली को कौन भूल सकता है। वहाँ पहली बार इस तरह से तिरंगे दिख रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल आज पूरे हो गए। 100 साल यानी एक शताब्दी में लगभग सब कुछ बदल जाता है, छूट जाता है, लेकिन जो रह जाता है वो धरोहर बन जाता है। इन मायनों में आज का दिन एएमयू के लिए ऐतिहासिक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनिवर्सिटी से जुड़े। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू में भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। आज शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने जो कहा उसे संक्षेप में आपको समझा देते हैं। पीएम ने कहा कि एएमयू की विविधता देश की ताकत है। एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास दर्ज है। यह विश्वविद्यालय एक धरोहर है। विश्वविद्यालय के विभाग, हॉस्टल, हजारों शिक्षकों और छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहाँ उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कुरान के साथ गीता और दुनिया के कई ग्रंथ भी हैं। यहाँ होने वाला रिसर्च देश की संस्कृति को नई ऊर्जा देता है। पीएम ने राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात कही। कहा वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात देश की हो तो मतभेद किनारे कर देने चाहिए। मतभेदों के नाम पर पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका। पीएम ने कहा कि सियासत और सत्ता से बड़ा देश का समाज है। न्यू इंडिया को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। पीएम ने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, लेकिन डेवलपमेंट इंतजार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने एएमयू में मुस्लिम लड़कियों की संख्या 35% होने पर बधाई दी। कॉलेजों से मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% रह गया। इसे भी उन्होंने एक अच्छा संकेत बताया। पीएम ने जोर दिया कि मजहब की वजह से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। वर्ष 2016 में रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया था और पीएम मोदी से बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में मदद करने की अपील की थी। उन करीमा बलोच की कनाडा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बलूच आंदोलन से जुड़े नेताओं ने करीमा की मौत को सुनियोजित हत्या बताया है और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। वर्ष 2016 से कनाडा में शरण लेकर रह रही करीमा बलोच रविवार से लापता थी। उनका शव टोरंटो में एक झील से बरामद हुआ। कुछ वक्त पहले ही करीमा ने कनाडा में अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी और पाकिस्तान की फौज से अपनी जान को खतरा बताया था। हालांकि टोरंटो पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि करीमा की मौत कोई दुर्घटना थी या फिर उनकी हत्या हुई, लेकिन बलूच आंदोलन से जुड़े नेता करीमा की मौत को हत्या ही बता रहे हैं और यह शक बेवजह भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उससे वो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, ये जेनोसाइड हो रहा है,
वो मार दी गई क्योंकि वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती थी। हजारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। वो मार दी गई क्योंकि वो दुनिया को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की करतूतें दिखाती थी। लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है। वही आर्मी वो 48 से बलूचिस्तान में कर रही है। वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड। वो मार दी गई क्योंकि वो बलूचिस्तान पर जुल्म करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थी। हजारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। जो लोग गायब किए जा रहे हैं, मुसलसल उनकी लाशें मिल रही हैं या वो सालों से ऐसे ही गायब हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हमें। वो मार दी गई क्योंकि उसे पता था कि वो मार दी जाएगी। पहले पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे या जर्नलिस्ट थे, लोकल जो बलूच थे, जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, उनको उठा के ले जाया जाता था। लेकिन अब मशके के इलाके में, जाऊ के इलाके में, अवारान के इलाके में 6 महीने के बच्चों को उनकी माओं के साथ उठा के वो आर्मी ले जा रही है। कनाडा में करीमा बलोच ठीक उसी तरह मार दी गई जिस तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और ISI पहले लोगों को गायब करती है और फिर उनकी लाश मिलती है। करीमा बलोच को आखिरी बार टोरंटो में 20 दिसंबर को देखा गया था, जिसके बाद टोरंटो पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए जनता की मदद मांगी थी। गुमशुदगी के 2 दिन बाद करीमा बलोच की लाश एक द्वीप पर मिली है। उनके पति और भाई ने उनके शव की पहचान की है, लेकिन करीमा बलोच को किसने मारा, इसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। लेकिन करीमा खुद अपने कातिलों की पहचान करके गई है। अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को पनाह के लिए कनाडा सरकार की आलोचना की। चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुकी है और उसी पर मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। करीमा ने बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेता के तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 2014 में संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष जाहिद बलूच के अचानक गायब होने के बाद उन्होंने ये पद संभाला था। पाकिस्तान में रहते हुए वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाती थी। तभी से वो पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें वो किसी तरह बच निकली। करीब 1 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद वो किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रही। उन्होंने 2016 में कनाडा में शरण ले ली थी। करीमा को 2016 में BBC ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 शीर्ष महिलाओं में शुमार किया था। 2016 में ही उन्होंने बलूचिस्तान की बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ रक्षाबंधन संदेश भेजा था। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे। 2016 में कनाडा में शरण लेने के बाद करीमा बलोच पाकिस्तान से बाहर फ्री बलूचिस्तान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन गई थी। वो संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज थी। पाकिस्तानी सरकार के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि हमें उनसे कोई तवक्को नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज जो है, UNO है,
हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, ये जेनोसाइड हो रहा है, हम उनके लिए उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो वहाँ पे सर्वे करें और वहाँ पे सिचुएशन जो है ना अपनी आंखों से देख लें। बलूच नेशनल मूवमेंट के लिए करीमा बलोच की मौत एक बड़ी क्षति है। तो क्या ISI ने करीमा बलोच की हत्या करवाई? क्योंकि करीमा फ्री बलोच मूवमेंट का वो चमकता चेहरा थी जो पाकिस्तानी सेना और ISI की आंखों में हमेशा चुभता रहा। जैसे स्क्वाड है या आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में, FC करती है उसकी फ्रंटियर कॉर्प, उसकी ATF एंटी जो टेररिस्ट फोर्स है वो करती है। और जब तक के बलूच पाकिस्तान के ज़ेरदस्त हैं, उसके गुलाम हैं, बलूचों को अपनी हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा कि वो कैसे इज्जत करते थे अपनी औरतों की, अपनी माओं की इज्जत करना तो दूर, अब उनके घरों में घुस के उनके कुछ थोड़े से सोने के लिए उनके कानों को काटा जाता है। वो पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब वो चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसी पर हमल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में किसानों के मानवाधिकारों पर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाथों मरने वाले लोगों के मानवाधिकारों की आवाज उठाने वाली करीमा बलोच की जुबान खामोश कर दी गई। उस पर ट्रूडो ऐसे चुप है जैसे उनकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लग गया। लेकिन करीमा बलोच खामोश नहीं रही, इसलिए मार दी गई। और वो कोई पहली बलोच कार्यकर्ता नहीं है जिनकी पाकिस्तान से बाहर हत्या कर दी गई हो। इसी वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान के निर्वासित बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की भी स्वीडन में हत्या कर दी गई थी। पहले साजिद और अब करीमा की हत्या में कई समानताएं हैं। करीमा की तरह हुसैन भी हत्या से पहले गायब हो गए थे। करीमा की तरह हुसैन का शव भी नदी में तैरता हुआ मिला था। करीमा की तरह मौत के कारणों का भी अब तक खुलासा नहीं हुआ। और अब बात उस सम्मान की जिसकी कूटनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही। अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए दिया गया। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ग्लोबल पावर बनने की रफ्तार का मुरीद है। अमेरिका को यह भी लगता है कि मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए यह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारी अब 1 महीने से भी कम वक्त की है, लेकिन ट्रंप ने जाते जाते एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पक्की दोस्ती का सबूत दे दिया है। बता दिया कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते असाधारण हैं और इन रिश्तों में एक दूसरे के लिए अवार्ड ही अवार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कोरोना काल की वजह से यात्राएं बंद हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अवार्ड को स्वीकार किया है। अमेरिका की तरफ से वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने मेडल सौंपा। अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजकर उनकी ग्लोबल इमेज को और मजबूत कर दिया है। इस पुरस्कार से भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई कहानी बयां होती है। इस अवार्ड के बाद ये तो तय हो गया है कि दुनिया के विकसित देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानने लगे हैं। ये अमेरिका का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है। लीजन ऑफ मेरिट मेडल में सुनहरे, लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है और इसके नीले रंग वाले केंद्र में 13 सफेद सितारे होते हैं। 1942 में अमेरिकी संसद ने इस मेडल की शुरुआत की। ये अमेरिकी सेना, विदेशी सैन्य बल और उन राजनीतिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण और सराहनीय आचरण का प्रदर्शन किया हो। मोदी के साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। अमेरिका मानता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है और इस दौर में अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है। मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभाई है।
देखिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यूएस की ओर से मिला है। ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है यूएस का, और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और यूएस के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, उसके कारण उन्हें दिया गया है। और मोदी जी का जो ग्लोबल लीडरशिप है, उसको एक रिकॉग्नाइजेशन, उसको एक पहचान मिलती है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड मिले। इनमें इसी साल मालदीव्स ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था। 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से नवाजा। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का अवार्ड दिया। 2016 में पीएम को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया गया। इसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार और अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया परेशान है, तब भी भारत विश्व गुरु के तौर पर दुनिया में मिसाल कायम किए हुए है। याद कीजिए, जब अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की जरूरत हुई, तो भारत ने उसकी एक पुकार पर सबसे आगे बढ़कर दवा की खेप अस्पतालों तक पहुंचाई थी। अमेरिका और भारत की मौजूदा दोस्ती सालों से बेहतर होते रिश्तों का नतीजा है। ये ट्रंप वाले चैप्टर का आखिरी हिस्सा था। अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, तो इस रिश्ते का नया अध्याय शुरू होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में चिंता फैल गई है। आर्थिक रिकवरी की रफ्तार के भी कोरोना के इस नए हमले से धीमे होने का डर बढ़ गया। इस बीच राहत की खबर यह है कि यूरोप के रेगुलेटर से, जिसके मुताबिक फाइजर की वैक्सीन इस नए किस्म के कोरोना को भी खत्म करने का दम रखती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने से दुनिया भर में फिर से दहशत फैल गई है। कई देशों ने ब्रिटेन से फ्लाइट्स की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। कारोबार जगत में खलबली मच गई है कि कहीं मुश्किल से पटरी पर वापस आने को तैयार अर्थव्यवस्था फिर से औंधे मुंह न लुढ़क जाए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के मुताबिक नया स्ट्रेन संक्रमण फैलाने में 70% ज्यादा घातक है। ऐसे में ब्रिटेन में क्रिसमस पर पाबंदियों में मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। वहां पर कारोबार में जो सुधार आना था, उसे भी जोर का झटका लगा है। We must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. स्ट्रेन के आने के बाद वैक्सीन के असर पर भी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन राहत की बात है कि यूरोपियन रेगुलेटर ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के दौरान ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन का असर नए स्ट्रेन पर नहीं होगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी ईएमए की मुखिया एमर कुक ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन में नए स्ट्रेन को भी रोकने की क्षमता है। The recommendation is to prevent COVID-19 in people from 16 years of age. Our scientific opinion paves the way for a first marketing authorization of a COVID-19 vaccine in the EU with the corresponding safeguards, controls and obligations. It will be valid in all 27 member states at the same time. But there is no evidence that it is associated with more severe disease. It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का इरादा 27 दिसंबर से वैक्सीन को इस्तेमाल करने का है। हालांकि इसके पहले यूरोपियन कमीशन की मंजूरी भी अनिवार्य है। आमतौर पर यूरोपियन कमीशन ईएमए की सिफारिशों को ही मानता है। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि वहां पर वैक्सीन का इस्तेमाल इस हफ्ते के आखिर तक शुरू हो जाएगा। इस बीच भारत में भी
फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जनवरी से कोई न कोई वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल शुरू होने का भरोसा जताया है। अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। फिलहाल तो भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से चिंता का माहौल है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल यही पता चला है कि नया स्ट्रेन संक्रमण तेजी से फैलाता है। इससे ज्यादा मौतें होने, ज्यादा गंभीर कोरोना होने जैसी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तो यही उम्मीद है कि वैक्सीन कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर भी पूरा असर दिखाएगी और इसके तेजी से संक्रमण फैलने से पहले ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर वैक्सीन का कोरोना पर सफल वार हुआ तो फिर नया साल 2020 के हर गम को पीछे छोड़ देगा। आज तक ब्यूरो। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगले साल भारतीय कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। इंडीड की स्टडी में किए गए दावे के हिसाब से अब कर्मचारियों की प्राथमिकता मोटी सैलरी की जगह मानसिक और शारीरिक सेहत है। कंपनियों ने भी अब वर्क फ्रॉम होम को कामकाज का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। नौकरी जाने और आमदनी घटने के नाम रहा साल 2020, लेकिन नया साल यानी 2021 उम्मीदों का साल होगा। रोजगार के मोर्चे पर भी आने वाला साल बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जॉब्स प्लेटफॉर्म इंडीड की एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि एशियन पैसिफिक क्षेत्र के देशों में अगले साल भारतीय अपने नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा आशावान हैं। इस स्टडी के मुताबिक 56% भारतीय कर्मचारियों को अगले साल अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का भरोसा है। ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के 20% और सिंगापुर के 23% के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। कंपनियों का मानना है कि कोरोना में मजबूती से डटकर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना उनकी मेहनत का इनाम होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि सालाना वेतन बढ़ोतरी के मुकाबले दूसरी नौकरी हासिल करने पर सैलरी ज्यादा बढ़ जाती है। नौकरी बदलने की चाहत रखने वालों को भी अगले साल से बड़ी उम्मीदें हैं। 64% भारतीयों को अगले साल कामकाज के बेहतर मौके मिलने का अनुमान है, लेकिन 54% का कहना है कि वो मौजूदा माहौल में जॉब सिक्योरिटी और वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन के मद्देनजर अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। समाज सेवा के काम से जुड़े लोगों का कहना है कि अब लोगों में प्रोफेशनल के साथ साथ व्यक्तिगत भावनाएं भी बढ़ गई हैं। अब वो केवल पैसे के पीछे भागकर जल्दी जल्दी नौकरियां नहीं बदलेंगे। लोगों की सोच में ये बदलाव 2020 ने किया है। अपनी तमाम मुश्किलों के बीच इस साल ने लोगों के जीवन में बड़ी उथल-पुथल मचाई है। इस स्टडी के मुताबिक हर एक 5 में से 2 भारतीयों ने कहा है कि घर में काम करने में उन्हें परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने के साथ ही काम के नए मौके भी मिले हैं। इसके साथ ही 41% एम्प्लॉयर्स और 39% कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना ने काम और निजी जीवन के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया है। वहीं 40% एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों का मानना है कि उनका काम और घर के बीच का संतुलन पहले से बेहतर हुआ है। अगर 2021 की बात करें और समझे कि इस साल वर्क प्लेस में क्या बदलाव होंगे, तो 59% कर्मचारियों का मानना है कि अब कंपनियां हाइजीन, हेल्थ और सेफ्टी पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगी। वहीं 44% का मानना है कि कंपनियां मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगी। काम करने के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी को 59% कर्मचारी तवज्जो देंगे, जबकि 44% सेहत को प्राथमिकता देंगे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। गूगल, ट्विटर, एप्पल जैसी कंपनियों ने तो इसे अगले साल के बड़े हिस्से तक लागू किया है। बाकी कंपनियों ने भी इसे लेकर कई योजनाएं तैयार की हैं। 10 में से 7 एम्प्लॉयर्स का मानना है कि वो अब अपने कर्मचारियों के बीच वर्क फ्रॉम होम के विकल्पों में इजाफा करेंगे।
वहीं 59% फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन को अपने रूटीन में शामिल करेंगे, जिसमें घर और दफ्तर से काम करने का विकल्प जरूरत के मुताबिक मिलेगा। कोरोना काल में मिली सीख या बदलाव का असर नए साल में नएपन के तौर पर देखने को मिलेगा। अब कर्मचारियों के लिए घर और कामकाज में संतुलन बनाने के साथ ही सेहत का ख्याल रखना प्राथमिकता होगी। साथ ही नई जरूरतों के लिए स्केल का रोल भी अब कंपनियों में बढ़ जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक।